अमरपुर गांव एक शांत और सरल इलाका था। मिट्टी की खुशबू, सुबह की पूजा की घंटियां और शाम के वक्त बच्चों की किलकारियां, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। इस गांव में रहता था मनीष रॉय, गांव का सबसे अमीर आदमी। जमीन, दुकान, ट्रैक्टर सब कुछ उसका था। लोग उसे मनीष बाबू कहकर बुलाते थे। बाहर से सरल और भीतर से कठोर था। जो उसके खिलाफ बोले वह या तो गांव छोड़ देता या झुक जाता। मनीष का एक उसूल था, जिसका पैसा उसी की मर्जी, लेकिन हर पैसा साफ नहीं होता। एक दिन गांव का गरीब किसान रामदयाल मनीष के दरवाजे आया। उसका बेटा बीमार था और उसने अपने खेत को गिरवी रखकर 50,000 रुपये मनीष से उधार लिए थे। बस 2 महीने में लौटा दूंगा मनीष बाबू, ईमान की कसम, रामदयाल ने कहा। 2 महीने बीते। रामदयाल ने पैसे का इंतजाम कर लिया, लेकिन मनीष ने साफ इनकार किया। कागज पर लिखा है, अगर समय पर पैसा नहीं चुकाया तो खेत मेरा। अब वो खेत मेरा है। रामदयाल गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन मनीष का दिल नहीं पसीजा। 3 दिन बाद रामदयाल का बेटा चल बसा। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बाद मनीष को अपने ऑफिस में एक अजीब सी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, खेत नहीं लिया तुमने, एक पिता की उम्मीद छीनी है। अब देखो कैसे उम्मीदें तुम्हारी जिंदगी से दूर जाएंगी। मनीष ने सोचा किसी गांव वाले की बद्दुआ है और कागज फाड़कर फेंक दिया। लेकिन उसी शाम उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया और कोई सुराग नहीं मिला। अमरपुर का मंदिर गांव का गौरव था। मनीष हर साल बड़ा दान करता था, लेकिन वो दान दिखावे के लिए होता था। मंदिर के पुजारी ने एक दिन मनीष से कहा, दान तो कर देते हो बाबूजी, पर भीतर से क्यों खाली हो? मनीष चौंका। क्या मतलब? कर्मों से जो खाली हो उसका दान भी खाली रहता है, सब कुछ लौट कर आता है। मनीष ने पहली बार पुजारी की बात पर ध्यान दिया। उस रात मनीष छत पर लेटा था। आकाश तारों से भरा था, लेकिन उसका दिल खाली था। उसे रामदयाल के बेटे का चेहरा याद आया, और ट्रैक्टर की चोरी, और वो चिट्ठी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने सच में दूसरों का हक छीना है? क्या ये सब मेरे कर्मों का फल है? मनीष की आंखों में पहली बार पछतावे की नमी थी, लेकिन अब उसे धीरे धीरे यह लगने लगा था कि पैसा और रुतबा सब कुछ नहीं होता। अगर दिल से लोग दूर हो जाएं, उसका मन खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैंने सच में दूसरों का हक छीना है? और अगर हाँ, तो क्या अब सब कुछ सुधारा जा सकता है? एक साधारण सी सुबह थी। मनीष रोज की तरह दरवाजे पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसका नौकर घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। मनीष बाबू, पंचायत भवन में आपकी 2 जमीनों पर किसी ने दावा किया है। चौधरी साहब ने बुलाया है। मनीष चौंक गया। किसने दावा किया है? नाम नहीं बताया, बस कह रहे हैं कागज असली है और वो जमीन उनके बाप दादा की है। पंचायत भवन में भारी भीड़ थी। गांव के लोग तमाशा देखने आए थे। पंचायत के सामने खड़ा था धीरेन्द्र सिंह, उम्र करीब 55 साल। उसने जेब से फटे पुराने कागज निकाले और कहा, यह जमीन पहले मेरे पिताजी की थी। 1994 में जब बाढ़ आई थी, हमने आपसे मदद मांगी थी। आपने कहा, जमीन गिरवी रख दो, मैं मदद करूंगा। हमने भरोसा किया, लेकिन आपसे कभी लिखित में कुछ नहीं लिया। और एक दिन पता चला कि वो जमीन आपके नाम हो चुकी है।
मनीष ने जवाब में कहा, कागज मेरे पास है, रजिस्ट्री की हुई जमीन है। पंचायत ने बोला, लेकिन मनीष बाबू जरा बताइए, दस्तखत किसके हैं और उस वक्त के गवाह कौन थे? मनीष को अचानक कुछ याद नहीं रहा। धीरेन्द्र ने कड़ा सवाल किया, जब किसी के दुख में आप सौदा करें तो क्या वो सौदा ईमानदार होता है? अभी मनीष कुछ सोच ही रहा था कि एक और आदमी सामने आया, शशिकांत राय। मैं मनीष राय का चचेरा भाई हूँ। पिताजी की जमीन का हिस्सा मुझे भी मिलना था, लेकिन बंटवारे के वक्त मनीष ने वो हिस्सा भी हड़प लिया। मनीष गुस्से से चिल्लाया, ये झूठ है। शशिकांत ने रजिस्ट्रार से मिले दस्तावेज पंचायत के सामने रख दिए। ये देखिए, दादी के हस्ताक्षर वाली वसीयत, जिसमें साफ लिखा है कि बंटवारे में 2 हिस्से होंगे। गांव के बुजुर्गों में से एक ने सिर हिलाया, हाँ, हमें भी याद है ये बात। तब तो हमने सोचा था आपस में निपट गया होगा। मनीष अब चुप था। हवेली लौटते हुए मनीष की चाल धीमी थी। उसके नौकर ने धीरे से पूछा, सब ठीक तो है बाबूजी? मनीष कुछ नहीं बोला। भीतर कहीं कुछ हिल चुका था। रात को वो अपने पुराने दस्तावेज निकालकर देखने लगा। एक के बाद एक उसे अपनी कई पुरानी चालें याद आने लगी। कैसे उसने दस्तावेजों से खेलकर संपत्ति बढ़ाई, कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। अब वही होगा, वही पुरानी कहानियां उसे घेर रही थी। देर रात को मनीष को अपने पिता की लिखी एक पुरानी डायरी मिली। वो वर्षों से एक संदूक में बंद थी। डायरी के बीचों बीच एक मुड़ा हुआ कागज था, जिसमें लिखा था, पारिवारिक वसीयत। उस वसीयत में साफ लिखा था, मेरी जमीन 2 हिस्सों में बटे, एक हिस्सा मनीष को, दूसरा शशिकांत को। अगर मनीष अपने हिस्से से अधिक लेने की कोशिश करे तो वो मेरा बेटा नहीं रहेगा। मनीष के हाथ कांपने लगे। वो ये पन्ना कभी जानबूझकर अलग कर चुका था ताकि उसका हिस्सा ज्यादा दिखे। अब वो कागज जैसे उसके अपने ही गुनाहों का गवाह बन गया था। अगली सुबह वो बिना कुछ बोले मंदिर चला गया। सिर झुकाया और पहली बार आंखों से आंसू निकले। पुजारी ने पूछा, कुछ ढूंढ रहे हो मनीष बाबू? हाँ, शायद माफी। शशिकांत राय के पास असली वसीयत है, जिसमें साफ लिखा है, जमीन का आधा हिस्सा उसका है। बाकी हिस्से पर मनीष ने कब्जा कर लिया, इसलिए अब मनीष को जमीन का वो हिस्सा लौटाना होगा। गांव वालों ने फुसफुसाहट शुरू कर दी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। धीरेन्द्र का मामला कागज के अभाव में कमजोर है, लेकिन पंचायत उसे नकारती नहीं है। इसलिए यह केस अब सरकारी तहसील में जाएगा, जहां जांच होगी कि गिरवी में ली गई जमीन का ट्रांसफर कानूनी था या नहीं। मनीष चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पंचायत खत्म होने के बाद कुछ युवा लड़कों ने मनीष के सामने ताना मारा, अब बाबूजी भी लाइन में खड़े होंगे जमीन के कागज लेकर। कोई बोला, जिसने दूसरों की नींव हिलाई उसकी हवेली की नींव खुद डगमगाने लगी है। मनीष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें झुकी थी, होठ सूखे थे और चाल धीमी सी हो गई थी। अगली सुबह मनीष ने चौपाल पर बुलावा भेजा। गांव के बुजुर्ग, किसान, नौजवान सभी इकट्ठा हुए। सबको आश्चर्य हुआ। मनीष बाबू, जो किसी को सीधे मुंह जवाब नहीं देते थे, आज खुद बोलना चाहते हैं। मनीष खड़ा हुआ और बोला, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया और बहुतों से छीन कर पाया। अब जब समय मुझे आईना दिखा रहा है तो मैं भागना नहीं चाहता। मैंने जो जमीन शशिकांत की हड़पी थी वो मैं लिखित रूप से उसे सौंपता हूँ। और धीरेन्द्र, जब तक तफ्तीश पूरी नहीं होती तुम्हारी जमीन को मैं खुद नहीं छेड़ूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। मुझे पता है
कि एक माफी से कोई जीवन नहीं लौट सकता, पर शायद ये शुरुआत हो उस इंसान की जो अब अपनी आत्मा से नजर मिलाकर जीना चाहता है। मनीष अब हर रोज गांव के लोगों से मिलता था, उनकी बातें सुनता, जमीन के कागजों की जांच करता और जो गलती उससे हुई उसे ठीक करने की कोशिश करता। गांव वालों में बातें फैलने लगी, मनीष बाबू अब पहले जैसे नहीं रहे, सच में बदल गए हैं क्या, या ये सब एक दिखावा है। लेकिन सबको भरोसा नहीं हो पा रहा था। सारी मुश्किलों के बाद मनीष ने गांव के लिए एक योजना बनाई। जो जमीनें विवादित हैं उन पर ग्राम पाठशाला और स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। जो परिवार पीड़ित हैं उन्हें मदद मिलेगी, बिना किसी शर्त के वो भी। हर शुक्रवार को गांव की पंचायत में मैं खुद बैठूंगा ताकि कोई भी अपनी बात कह सके। गांव वालों ने पहली बार मनीष को नेता नहीं इंसान के रूप में देखा था। अब कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मनीष को नेता बना दिया था। लोगों ने तालियां नहीं, सिर्फ सिर हिलाकर स्वीकार किया, क्योंकि अब मनीष को बोलकर नहीं करके दिखाना था। मनीष ने शपथ ली और कहा, मेरे लिए अब ये कुर्सी सम्मान नहीं, साधन है गांव की भलाई का। अगर कभी मैं फिर से खुद को ऊपर समझूं तो मुझे इसी मंच से उतार देना, क्योंकि जो नेता अपने कर्म नहीं सुधारता वो किसी गांव का भाग्य नहीं बदल सकता। गांव में बहुत सालों से स्कूल तो था लेकिन शिक्षक नहीं थे, किताबें धूल खा रही थी। मनीष ने जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर 2 महिला शिक्षिकाएं नियुक्त करवाई, रीना मिश्रा और अनु कश्यप। बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। बच्चों के साथ साथ अब बड़ों के लिए रात की पाठशाला भी शुरू करी गई। अब पंचायत के रोजमर्रा के कामों में मनीष को अब एक नाम बार बार सुनाई देता, रीना मिश्रा शिक्षिका। रीना न सिर्फ बच्चों को पढ़ाती थी बल्कि गांव की लड़कियों के आत्मविश्वास को भी बढ़ा रही थी। एक दिन मनीष ने रीना से पूछा, आप शहर से यहाँ क्यों आई? रीना मुस्कुराई और बोली, क्योंकि शहर में नौकरी थी लेकिन गांव में जरूरत। गांव की महिलाओं और बुजुर्गों ने पंचायत में प्रस्ताव रखा, मनीष बाबू अब आप गांव को संभाल चुके हैं, अब वक्त है कि आप अपना घर बसाएं। और हम सब की राय है कि रीना जी इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। पूरा पंचायत भवन तालियों से गूंज उठा। मनीष थोड़े संकोच में मुस्कुराए, फिर बोले, अगर रीना की मंजूरी हो तो मैं इस प्रस्ताव को दिल से स्वीकार करता हूँ। रीना ने सिर झुका दिया, लेकिन चेहरा सब कुछ कह चुका था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और आप अगर हमसे किसी अन्य टॉपिक पर कहानी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।